नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों में संस्कृत की शिक्षण विधियों को कवर करेंगे और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी विधियां हैं जो बहुत अधिक मोस्ट हैं, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए, बिना समय गवाए हुए हम इन विधियों को समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो मुख्यतः दो विधियां हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, वो है आपकी खंडान्वयन एवं दंडान्वयन विधियाँ। कौन सी विधियाँ? खंडान्वयन एवं दंडान्वयन विधियाँ। अब पहले हम इनको ये समझ लेते हैं कि खंडान्वयन क्या होता है और दंडान्वयन क्या होता है, इसको बात को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, खंडान्वयन विधि से मतलब क्या है? खंडान्वयन विधि से मतलब है कि कोई जो आपके लिए श्लोक दे रखा है और उस श्लोक को आप क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। जैसे कि आपने उसके 1, 2, 3 उसके 3 पार्ट्स कर लिए और 3 पार्ट्स करने के बाद हम उसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद विद्यार्थियों से क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद विद्यार्थियों से हम क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार का हम काम इसमें करेंगे। तो देखिए, क्या है कि किसी पद भाग के खंडे में विभाजित किया। पहले इसको समझ लें कि खंडान्वयन का अर्थ क्या है। खंडान्वयन, देखो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, खंड प्लस अन्वय। खंड आपका समझ में आ ही गया, खंड क्या है, और अन्वय का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध करना या व्यवस्थित करना। क्रमबद्ध करना या व्यवस्थित करना क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है। अर्थात कोई पद भाग दिए रखा है और पद भाग को जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन सभी को अध्यापक क्या कर ले? व्यवस्थित कर ले। तब वो विधि क्या कहलाती है? खंडान्वयन विधि कहलाती है। इस विधि में होता क्या है? देखिए, इस विधि में जो प्रश्न है वो विषय वस्तु संबंधी पूछे जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो बड़ी मोस्ट बात है कि इसमें जो प्रश्न है वो विषय वस्तु संबंधी पूछे जाएंगे। अब विषय वस्तु संबंधी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इसमें जो भी प्रश्न है विषय वस्तु से संबंधित होगा। इसमें ग्रामर से रिलेटेड या व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न नहीं होगा। किससे रिलेटेड नहीं होगा? व्याकरण से संबंधित प्रश्न नहीं होगा। हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझा दूंगा कि विषय वस्तु का मतलब क्या है और व्याकरण के क्वेश्चन का मतलब क्या है। और देखिए, खंडान्वयन विधि है, इसमें मुख्यतः क्या होगा? संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होगा। इस विधि को जब पढ़ाया जाएगा विद्यार्थी को तो केवल और केवल उसको कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? आपको संस्कृत भाषा ही बताई जाएगी। उसमें अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि उसमें हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कोई आप मातृभाषा इस्तेमाल कर रहे हो, उस लोकल लैंग्वेज को उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्या होगा इस प्रकार से? क्या ये जो विधि है, इस विधि में क्या होते हैं? बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। बच्चे जब इंटरेस्टेड रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो ये जो विधि है विद्यार्थियों के लिए कैसी विधि मानी जाती है? या जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम दंडान्वयन विधि को। देखिए, अब दंडान्वयन विधि को समझते हैं कि दंडान्वयन विधि भी क्या है। तो देखो, दंडान्वयन विधि के मैं बारे में आपको बता दूं कि दंड प्लस अन्वय। दंड का अर्थ होता है वाक्य। दंड का अर्थ क्या होता है? वाक्य। कि इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण पद को एक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर देना ही दंडान्वयन विधि कहलाती है। कि आपके लिए कोई पद भाग टीचर पढ़ा रहा है, पद भाग जब टीचर पढ़ा रहा है तो क्या करे, जो भी उसमें भाषा लिखी हुई है उसे एक सेंटेंस के तौर में बता दे, तब वो दंडान्वयन विधि कहलाती है। मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि वो क्या करे कि उसको आपको एक सेंटेंस के रूप में दे दे, बस उसको सेंटेंस के रूप में बता दे कि ये है, उसका हिंदी अर्थ करके बता दे आपको, तब वो क्या कहलाएगी? आपकी दंडान्वयन विधि कहलाएगी। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो व्याकरण संबंधी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो प्रश्न थे वो विषय वस्तु। मैं आपको अभी अंतर बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहें कि व्याकरण का मतलब क्या है और विषय वस्तु का मतलब क्या है। इस बात को भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा इसको समझा दो बस। व्याकरण संबंधित प्रश्न। फिर है मातृभाषा का प्रयोग। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, मतलब आप जिस लोकल लैंग्वेज के हो उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ाने में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसको यूज किया गया था? संस्कृत को। यह जो विधि है ये अरुचिकर एवं कैसी विधि हो जाती है? अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। ये अरुचिकर एवं अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब दंडान्वयन में ये हुआ कि जो सेंटेंस है या जो श्लोक है उसके अर्थ को एक हमने वाक्य के रूप में बता दिया। किसके रूप में बता दिया? वाक्य के रूप में। अब इस बात को विद एग्जाम्पल आप समझ लें, जिससे कि जिंदगी में कभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा और समझ एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस बात को आप समझें।
एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे मैं आपके लिए श्लोक लिख रहा हूं, एक मैं श्लोक लिख रहा हूं, थोड़ा देख लेता हूं श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, मुखे मृगा। देखिए आप इस बात को विद एग्जाम्पल खंडान्वयन और दंडान्वयन इस श्लोक के ऊपर बताऊंगा कि इसमें कैसे तो दंडान्वयन लगेगी और कैसे खंडान्वयन लगेगी। इसको आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ टाइम तक ये विधि आपको याद रहेगी, कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इस बात को समझ लें। जैसे श्लोक लिखा हुआ है, अब इस श्लोक में से क्या होगा, अब इस श्लोक में से अध्यापक क्या करेगा, प्रश्न करेगा। क्या करेगा, प्रश्न करेगा। अब प्रश्न जब खंडान्वयन विधि से करेगा तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, और जब प्रश्न दंडान्वयन विधि से करेगा तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। इस बात को आप समझ लें, दंडान्वयन की प्रोसेस क्या रहेगी और खंडान्वयन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं आपके लिए बताऊंगा। जैसे यहां जो प्रश्न किया जाएगा वो है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याण्यन मनोरथ। तो यहां जो क्वेश्चन जो विद्यार्थी से पूछा जाएगा कि कार्य कब सिद्ध होते हैं, यहां क्वेश्चन हुआ कार्य किसके सिद्ध होते हैं। जैसे इस बात को संस्कृत में पूछा जाएगा, मेरे देखो है ना, इसको आप समझाने के लिए हिंदी में लिख रहा हूं कि कार्य किसके सिद्ध होते हैं, किसके सिद्ध होते हैं, ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। कार्य किसके सिद्ध होते हैं। दूसरी बात, कार्य किसके सिद्ध होते हैं, एक प्रश्न बन गया। अब यहां एक और प्रश्न है कि किसके मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता। अब देखो दो हमने क्वेश्चन पूछे यहां पे विद्यार्थी से, और एक क्वेश्चन देखिए। अब मैं क्वेश्चंस का एक और प्रकार में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता हूं कि उपयुक्त श्लोक में क्या संज्ञा है, कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा पद कौन कौन से हैं। मैं विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें संज्ञा पद कौन कौन से हैं, इसमें जो श्लोक है इसमें क्रियापद कौन कौन से हैं, ठीक है, संज्ञा पद कौन कौन से, इसमें क्रियापद कौन कौन से। अब मेरी इस बात को आप समझिए, यहां क्वेश्चन पूछा गया कि कार्य किसके सिद्ध होते हैं। तो यहां कार्य किसके सिद्ध होंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। जो उद्यमशील होते हैं, जो कार्यशील व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के कार्य सिद्ध होते हैं। और कार्याण्य मनोरथ है, केवल मन में इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब जब खंडान्वयन विधि में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विद्यार्थी से इस तरीके से विषय वस्तु से रिलेटेड होगा। ये देखिए विषय वस्तु, यहां जो कनेक्ट करना है आपको, विषय वस्तु ये है यहां पर कि किसके सिद्ध होते हैं। तो किसके सिद्ध होंगे, जो उद्यमशील होता है उसके क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, ठीक है, ये यहां पर विषय वस्तु है। उसके बाद किसके मुंह में मृग प्रवेश नहीं करेगा, तो किसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगा, सिंह के मुंह में क्या नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। किसके मुंह में मृग प्रवेश नहीं कर सकता, जो कार्यशील नहीं हो उसके मुंह में सिंह प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। जो कार्यशील नहीं हो उसके मुंह में मृग क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे शेर के मुंह में, जो शेर काम नहीं करे तो उसके मुंह में क्या है, सिंह, वो मृग प्रवेश नहीं करेगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, अब दंडान्वयन विधि में किस प्रकार से चलेगा कि इसमें संज्ञा पद क्या है और इसमें क्रियापद क्या है। अब बच्चे से हम ये पूछे कि ये जो श्लोक है इसमें संज्ञा पद क्या है, क्रियापद क्या है। जब विद्यार्थियों से केवल व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब वो विधि आपकी कौन सी हो जाती है बेटा, विधि हो जाती है कि दंडान्वयन विधि। अब जब केवल दंडान्वयन में क्या है, व्याकरण में, अब देखो इसमें हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो आप, हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई लोकल लैंग्वेज हो उसका भी प्रयोग कर सकते हो विद्यार्थी को समझाने के लिए, तब ये जो विधि है दंडान्वयन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा व्याकरण पूछी जाती है तो विद्यार्थी कैसा हो जाता है, नॉन इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके इसमें मजा नहीं आता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है इसमें। तो इसीलिए यह अरुचिकर मनोवैज्ञानिक विधि होती है। यहां क्या है, देखिए सारे के सारे कंसेप्ट यहां क्लियर हो रहे हैं, विषय वस्तु बच्चे की क्लियर हो रही है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, ठीक है।
यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ही गलत मत कर देना। और देखिए खंडान्वयन विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं, और ये जो विधि है खंडान्वयन है वो सुकरात के द्वारा दी गई। इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये विधि किसके द्वारा दी गई, सुकरात के द्वारा इस विधि को दिया गया था। ठीक है, तो सुकरात के समय से ये विधि चली आ रही है। ये दोनों विधियां यहां से क्लियर आपकी होती हैं। उसके बाद देखें और कौन सी विधि है, हम पढ़ेंगे पारायण विधि। ये बहुत अच्छी विधि है, पारायण विधि। पारायण विधि, पारायण विधि। अब देखो पारायण विधि क्या है। पारायण विधि है ये जो, इसको समझे, इसके अर्थ को समझे। पारायण का अर्थ होता है कि किसी जो विद्यार्थी है उसको क्या कर देना, पारंगत कर देना। इसका जो सिंपल सा अर्थ लिया जाता है वो है कि किसी विद्यार्थी को पारंगत कर दें, पारंगत कर देना किसी विद्यार्थी को, मतलब उसको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देना, उसको बहुत सी चीजें क्या करा देना, याद करा देना, पारायण विधि कहलाती है। इस विधि में ये होता है, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट को टीचर क्या करेगा, शास्त्रार्थ द्वारा क्या करा देगा, जो भी उसका ज्ञान है, श्लोक है, जो भी श्लोक वगैरह है उनका कंठस्थीकरण करा देगा। क्या करा देगा, कंठस्थीकरण। उसको बिल्कुल ही क्या करा देगा, याद करा देगा, कंठस्थीकरण करा देगा। तब वो विधि कौन सी कहलाती है, पारायण विधि कहलाती है। इस विधि में देखो क्या होता है इसकी, और देखें इसकी जो शुरुआत है, पारायण जो विधि है वो महर्षि पाणिनि के समय से मानी जाती है। पाणिनि के समय से ये विधि मानी जाती है। ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना, किसके समय से, पाणिनि के समय से। पारायण में ये होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक वगैरह वो क्या कराए जाते हैं, कंठस्थ आपको कराए जाते हैं। अब देखो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूर्ण रूप से कंठस्थीकरण कर लेता है, पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेगा, तो पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेगा तो उसको बोलते हैं श्रोत्रिय, श्रोत्रिय बोला जाता है। जब पूर्ण रूप से वो कंठस्थ कर लेता है विद्यार्थी, तो उस विद्यार्थी को क्या बोला जाता है, श्रुत्य बोला जाता है। क्योंकि ये कोई ऐसा विद्यार्थी है इसने सब कुछ याद कर लिया है, तब वो क्या कहलाया, श्रुत्य कहलाता है। और एक ऐसा विद्यार्थी जो बिना प्रयत्न के सब कुछ याद कर ले, बिना प्रयत्न के उसने बहुत कुछ याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकृच्छ बोलते हैं। अकृच्छ क्या बोलते हैं, अकृच्छ बोलते हैं। बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा गया श्रोत्य से, मतलब जो पूर्ण रूप से कंठस्थ करके याद कर ले, और यहां एक विद्यार्थी ऐसा हो जो ज्यादा प्रयत्न नहीं करे तब जाके वो याद कर ले, तब वो क्या कहलाता है, तब वो अकृच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है, अकृच्छ कहलाता है। और इस पारायण विधि में क्या है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अशुद्धि करते हैं, याद करने में, बोलने में क्या कर रहे हैं, अशुद्धि कर रहे हैं। जब एक अशुद्धि हो तो उसका नाम अलग होता है, जब दो अशुद्धि हो तो उसका नाम अलग होता है, तीन अशुद्धि हो तो उसका नाम अलग होता है। इस प्रकार कि जब कोई विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां करेगा तो उनके नाम भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे एक अशुद्धि करेगा उसको बोलेंगे एकायनिक, और दो अशुद्धि करेगा उसको बोलेंगे द्वयायनिक। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एकायनिक, द्वयायनिक, त्रयायनिक, चतुरायनिक, इस तरीके से ये क्या है, जो अशुद्धि वाले होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो पारायण विधि में आप समझिए कि ऐसी विधि जो महर्षि पाणिनि के समय से चल रही है, और शास्त्रार्थों के माध्यम से विद्यार्थी को सब कुछ रटा दिया जाए, बिठा दिया जाए, कंठस्थीकरण करा दिया जाए, तब वो विधि क्या कहलाती है, पारायण विधि कहलाती है। तो ऐसा विद्यार्थी जो सब कुछ याद कर ले तब वो क्या कहलाता है, श्रुत्य कहलाता है, श्रोत्रिय कहलाता है। और ऐसा विद्यार्थी जो बहुत कम एफर्ट करे तब भी जाके याद कर ले, तब वो क्या कहलाता है आपका, तब वो आपका अकृच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है, अकृच्छ। और कोई विद्यार्थी बार बार गलती करे, एक गलती करे, दो गलती करे, एक गलती करे तो अकृच्छ, एक गलती करे तो एकायनिक, और दो गलती करे तो उसको द्वयायनिक बोला जाता है। इस प्रकार से बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप याद रखना। एक और विधि है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए दो विधियों को और कवर कर रहे हैं हम। एक है व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि का नाम है भंडारकर महोदय विधि।
या भंडारकर विधि बोल सकते हैं इसको। कौन सी विधि बोल सकते हैं? भंडारकर विधि। अब देखो भंडारकर विधि में क्या है, भंडारकर विधि के बारे में बता दो। भंडारकर विधि के जो जन्मदाता हैं इसके विधि के, वो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये इनके क्या है? जन्मदाता है। ये मान लें इसके पिता में है। भंडारकर विधि में क्या होता है? व्याकरण का अनुवाद किया जाता है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत पढ़ानी है तो संस्कृत की पहले क्या पढ़ाई जाएगी? व्याकरण पढ़ाई जाएगी और फिर उसका क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा। अब इसमें व्याकरण भी पढ़ाई जाती है, अनुवाद भी किया जाता है, इसीलिए इसको हम व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं बेटा? व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हैं। व्याकरण का क्या होगा? अनुवाद। अब देखो क्या है, इस विधि को मैं आपको हिंदी के शिक्षण में करा चुका हूं। इसमें संस्कृत के शिक्षण में क्या होगा? काफी सारी विधियां वही हैं जो हिंदी के शिक्षण में आपने पढ़ रखी हैं, वही सेम इनकी क्या रहेंगी? विशेषता रहेंगी। क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि को यहां पढ़ने से इसका अर्थ चेंज होगा नहीं, इसकी विशेषता चेंज होगी नहीं। ये वही विधियां रहेंगी जो आपको हिंदी के शिक्षण में आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैं आपसे कोई एक टेक्निक बता रहा हूं कि आप संस्कृत के शिक्षण के लिए बार बार उन विधियों को रिपीट ना करें। वही विधियों को आप अब कहां से पढ़ लें? संस्कृत से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, हिंदी से पढ़ लें, तो आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियां क्या हो जाएंगी बेटा? कवर हो जाएंगी, है ना। और इसको हम थोड़ा और बता दें आपको, ये तो मैं आपको बता दिया, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट से इसको पढ़ लेना। हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे काफी सारी विधियां डली हुई हैं, वहां से इनको पढ़ लेना कि व्याकरण की विधि कौन कौन सी है, गद्य की विधि कौन कौन सी है, पद्य की विधि कौन कौन सी है, नाटक की विधि कौन कौन सी है। मैंने सब कुछ एकदम सेक्शन बना करके आपके लिए वहां पर दे दिया है। अतः आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हो। अब व्याकरण अनुवाद में क्या है कि जैसे विद्यार्थी अनुवाद मतलब उसकी संस्कृत की क्या सीख गया? व्याकरण सीख गया। अब व्याकरण सीख गया तो क्या करेगा? अनुवाद तो कर देगा। अनुवाद का मतलब जैसे हिंदी में उसको सेंटेंस दे तो उसको क्या कर देगा? उस संस्कृत में चेंज कर देगा। जैसे राम आगरा जाता है तो राम आगरा गच्छति, जो भी इसका सेंटेंस होगा उसको क्या कर देगा? चेंज तो इसको कर देगा। लेकिन कमी इसमें ये होगी कि हिंदी को संस्कृत में चेंज तो कर देगा, बट लेकिन वो ये बोला जाए उससे कि आप संस्कृत बोल सकते हो क्या, तो संस्कृत को नहीं बोल सकता। तो हम इस बात को कहेंगे जो विद्यार्थी का जो सैद्धांतिक पक्ष है, सिद्धांत तो उसको सारे याद है, सैद्धांतिक पक्ष तो हो जाता है मजबूत, सैद्धांतिक पक्ष मजबूत है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष मतलब संस्कृत को बोलना है, ये उसका क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कमजोर हो जाता है। ठीक है। अतः दोस्तों संस्कृत के शिक्षण में अभी वैसे रीट में समय भी कम है, यहाँ से आप इसको कवर कर लें, यहाँ से आपकी विधियाँ कवर हो जाएंगी। और जो गद्य पद्य का शिक्षण आप कवर करना है वो हिंदी से कवर करें। और हमारे वीडियो को आप क्या करें? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। और रीट की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप पेपर को अच्छे तरीके से दें, मोटिवेटेड होकर के दें, आप पढ़ाई इसी प्रकार से करते रहें। थैंक यू सो मच।